नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम टॉप 20 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मैंने जैसा कि बोला आपसे कि आपके कमेंट मेरे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, कुछ भी करें, नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, मुझे फीडबैक दें, जरूर दें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत की लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं? सबसे अधिक सीटें भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में वैसे आप इसका लॉजिकली आप इसका आंसर बिल्कुल सही बता सकते थे। कैसे? कि जो अपना भारत है उसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में। बिल्कुल पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे अधिक यूपी में है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश है, आपको ये भी पता है कि जो राज्यसभा है और लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो कौन किसके आधार पर डिसाइड की जाती हैं? पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो आप इससे बेसिक आइडिया आपका बता सकते थे कि इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। तो आप सब, मैंने जैसे कि बोला आपसे कि कॉपी पेन जब मैं मेरी वीडियोस को देखा करें तब कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें, तो आप नोट करते चलें, मैं बताता चलता हूँ। तो महाराष्ट्र की जो सीटें हैं वो किस प्रकार हैं? 48 हैं लोकसभा और 19 हैं राज्यसभा। मध्य प्रदेश, आप सभी जो मेरा गृह राज्य है, 29-11 का है कॉम्बिनेशन मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का 80, जैसा कि मैंने आपको बताया, 80-31। और जो बिहार है, बिहार में 40-16। इनको नोट कर लें। इसी प्रकार से जैसे मैंने याद रखा हुआ है 48-19, 29-11, 48-16, 80-31, तो इसमें कोड वर्ड के रूप में याद कर लो। और यही सबसे अच्छी ट्रिक है इसकी, इससे अच्छी कोई ट्रिक भी नहीं है। आप एक कोड वर्ड में नाम याद कर लो, जैसे कि आपको जनरली लोगों को तो पता ही होता है कि ये 80 होती है, उत्तर प्रदेश की 80 है, तो 80-31, 40-16, 48-19, 29, ये आपसे मन से बोलेंगे, आपको गलती होना ही नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद प्रत्येक वर्ष खालिस्तान सत्र आयोजित करती है। मतलब संसद के कितने सत्र आयोजित होते हैं आपसे पूछा गया है। 1, 2, 3, 4, इस प्रकार आपके ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो आप इसका सही आंसर है वो है 3। क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है 3। किस प्रकार से, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी संसद होती है, उसमें 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र। क्या होता है? बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र। और तीसरा होता है क्या? ग्रीष्म या समर सत्र जो होता है। बजट, विंटर, समर, ये 3 सत्र होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो संसद होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद होती है उसको 79 आर्टिकल में है, यह आपको याद रखना है। हमारी संसद कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि राज्यसभा, लोकसभा, ये सब भी ब्रिटेन से ही ली गई हैं। तो मैं आगे और डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। लोकसभा भारत का किस सदन है? मतलब आप समझो कि लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट, निचला, ऊपरी, बायां, दाहिना। तो इसका सही आंसर है, आप सभी जानते हो कि जो हमारी लोकसभा होती है उसे लोअर हाउस कहा जाता है। आप सभी मुझे बताइए कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, इसमें से जो अपना लोकसभा है वो क्या है? तो ये लोकसभा है वो हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा को कहा जाता है। ये किस देश से लिया गया है? तो यूके, ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये इससे कुछ महत्वपूर्ण जुड़े हुए पहलू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है। क्या नियत रहता है समय के साथ? एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है, आपको यह बताना है। तो समय के साथ क्या नियत रहता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेग। समय के साथ वेग नियमित रहता है, यह आपको याद रखना है एक समान सरल रेखीय गति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
तो पानी की जो कठोरता को पता करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बॉइलिंग, डिस्टिलेशन या आसबन, साबुन से झाग बनाना। तो इसमें सबसे अच्छी जो विधि होती है वो होता है साबुन से झाग बनाना। तो इस साबुन से झाग बनाते हैं। साबुन से अगर साबुन में झाग बन गए तो पानी कठोर नहीं है, अदरवाइज पानी कठोर है। ये आपको ये तो बेसिक आइडिया है, अपन प्रैक्टिकल भी कर लिया करो कभी कभार। तो सूखी बर्फ और डाइस आइस क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो ठोस हो उसको कहा जाता है ठोस। सूखी बर्फ ये पूछा जाता है। अबे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, CGL 2017 में पूछा गया। इतना इजी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे हैं एवर ग्रीन जीके के यार, इनको याद कर लो, रट लो। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो? बहुत इजी क्वेश्चन है। किससे समझते हैं जनसंख्या घनत्व से? क्या होता है जनसंख्या घनत्व? अरे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या का अनुपात। नहीं, गरीबी से इससे कोई मतलब नहीं है। किसी प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोग, हाँ बिल्कुल सही आंसर। नीचे पढ़ेंगे ही नहीं ना प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इससे मैं जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू तो बता ही दूंगा साथ साथ। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो याद रखना है बिहार का। किसका? बिहार। और अगर बात करें हम यूटी की, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली का नाम आ जाता है सामने। और सिटी की बात करें तो मुंबई का नाम सामने आ जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जुड़े हुए पहलू हैं इससे, अदरवाइज और आगे बढ़ो। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? यदि आपने इनका सिस्टमेटिक क्रम याद किया हुआ है तो आपके लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी बिल्कुल। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शैद वंश। अभी कुछ लोग तो सोच ही रहे होंगे खिजकां, बिल्कुल खिजकां ही है इसका संस्थापक, शैद वंश। तो मैं इसको जैसे कि सबसे पहले आया था गुलाम वंश। क्या आया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी। इसके बाद आए तुगलक और इसके बाद आए शैद। गुलाम वंश को कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश को जलालुद्दीन खिलजी और तुगलक वंश को गयासुद्दीन तुगलक। और खिजकां तो मैंने बता ही दिया। बाकी गुप्त वंश को श्रीगुप्त, खिलजी वंश बता ही दिया, मुगल वंश को बाबर। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हाँ, अबे तो बात तुगलक वंश की आती तो ये एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करूं तो उसने क्या किया था कि वो दिल्ली, जो मेरठ से और टोपरा से जो अशोक के स्तंभ थे उनको लेकर कहाँ पर आ गया था? दिल्ली रखवा ली थी इसने। तो याद रखना है आपको किस शासक के काल में आए। तो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह। कोटला मैदान भी था, या इसका अरुण जेटली नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा जो देवी चोटी है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मैं जितनी देर में बोलता हूँ उतनी देर में ऑप्शन पढ़ लेते होंगे, क्योंकि ऑप्शन बनाए टाइम जाता है और आपका टाइम मैं ख़राब करना नहीं चाहता बिल्कुल। तो फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे अपन। नंदा देवी जो उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये सभी जो चोटियाँ हैं वो उत्तराखंड में ही पड़ती हैं कहीं ना कहीं, याद रखना है। सिक्किम कंचनजंगा पड़ती है, तो ये याद रखना है। क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय, ये क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मतलब तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइसोसोम। क्या है इसका सही आंसर? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। अगर मैं बात करूँगा कुछ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका किसको कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। तो ये आपको एक कुछ बातें याद रखनी है। ये एवरग्रीन जेके है, इसको कभी भी बदलता नहीं है। सूखी बर्फ। आज क्वेश्चंस रिपीट कैसे हो रहे हैं? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? बिल्कुल प्रोटीन फैक्ट्री जिसको कहेंगे उसको हम कोशिका का पावर हाउस कहेंगे, सॉरी प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। तो अब आप सभी जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को अभी पढ़ा हमने, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं एक मैप लेके आया हूँ, तो इसको आप ऐसा करना, मैं आपको PDF डाल दूंगा, इसमें आप नोट कर लेना इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों जो आज का आपका जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है,
सरकार की योजना शिक्षा क्षेत्र के फंड का जो आवंटन किया गया है हमारी जीडीपी का, वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको आंसर देना है। मैंने इसका आपके ऊपर शिक्षा नीति के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा नीति को एक्सप्लेन किया है। मैंने मेरी उसमें राय भी रखी है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा नीति तो किसी भी स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है कि क्या होने वाला है क्या ना होने वाला। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार। आप लोग कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। मुझे आप पता तो चले कि वीडियोस आपको पसंद क्यों नहीं आ रही हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।